हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 62 है। 61 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये सीटेट के लिए फ़ायदेमंद है क्या। देखिए, सीटेट में जो ईवीएस पोर्शन होता है आपका, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आता है, ठीक है। और सेम जो है चीज़ें जीएस का ही ये टेस्ट सीरीज है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। जो लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम में एंड केदारनाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम में। देखिए, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो वो सिचुएटेड है आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में। ए ऑप्शन आपका सही है। व्यापक का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन किए जाने वाली एक विलय नीति थी, ठीक है। दूसरा दिया जा रहा है कि इसके तहत कोई भी रियासत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी तथा जहां शासक के पास कानूनी पुरुष अधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। व्यापक का सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में देखिए, 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जी थे। इनके द्वारा जो है कि व्यापक रूप से पालन किए जाने वाली एक विलय नीति थी। बिल्कुल सही है कि इनके द्वारा व्यापक रूप से पालन किए जाने वाली एक विलय नीति थी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है, व्यापक का सिद्धांत के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि इसके तहत कोई भी रियासत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी और जहां शासक के पास कानूनी पुरुष अधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। देखिए, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, ये दोनों सही हैं, ठीक है। देखिए, इस सिद्धांत को लागू करते हुए जो है कि व्यापक का सिद्धांत जो है, इसको लागू करते हुए डलहौजी द्वारा कई सारे क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। देखिए, सतारा है, संभलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, इन सब क्षेत्रों पे जो है कि क्या किया गया था? कब्जा किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों सही है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही हैं। हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। बात की जा रही है हंटर आयोग की। हंटर आयोग जो है कि किसके विकास पर विशेष जोर दिया? तो ये जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हंटर आयोग का गठन जो है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब? 1882 में प्राथमिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए हुआ था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन कौन सी उपाधि दी? इनमें से क्या सत्य है? 400 का मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि, एक जागीर। देखिए, कैप्टन हॉकिंस को जो जहांगीर थे उन्होंने कौन कौन सी उपाधि दी, इनमें से क्या सत्य है? तो देखिए, ये जो है कि 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार पहुंचा, ठीक है, जहां पर सम्राट जहांगीर ने मित्र की तरह इनका स्वागत किया, कैप्टन हॉकिंस का, ठीक है, और उन्हें 400 का मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि दी और एक जागीर प्रदान की। तो इसमें से ये तीनों सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये डी ऑप्शन। 1, 2 और 3। ऋग्वैदिक कालीन नामों में कौन सुमेलित नहीं है? लांगल, हल, सीता, हल से बनी नालियाँ, पर्जन्य, जूते हुए खेत, अवध, कुआं। देखिए, बात की जा रही है ऋग्वैदिक कालीन नामों में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए, लांगल को हल बोला जाता था, सीता मतलब हल से बनी नालियाँ बोली जाती थी, पर्जन्य को क्या बोला जाता था? तो पर्जन्य को बोला जाता था
ऋग्वैदिक काल में बादल कहते थे। ठीक है, पर्जन्य को क्या कहते थे? तो बादल कहते थे। ठीक है, अवध को कुआं कहते थे। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सी वाला सुमेलित नहीं है। तो पर्जन्य को क्या बोलते थे? मतलब बादल कहते थे इसको। ठीक है, ज्योतिबा फुले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वे केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। तीसरा है कि उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, बात की जा रही है किसके बारे में? ज्योतिबा फुले के बारे में। ठीक है, इनके संबंध में बात की जा रही है। तो वे केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। देखिए, ज्योतिबा फुले जो है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित थी, न कि केरल। तो ये पहला आपका गलत है। देखिए, उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाई। ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही है। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए, ये भी सही है। देखिए, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो सही कौन सा है? तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला क्या है? गलत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका कि 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन। ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। देखिए, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को किसने बढ़ाया? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बढ़ाया। देखिए, ये जो है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1843 के बाद इन्होंने बढ़ाया, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और देवेंद्र नाथ ठाकुर के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने जारी रखा। ठीक है, कब से? तो 1866 से वो। ठीक है, देवेंद्र नाथ जो थे वो 1843 से, और 1866 से कौन? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। देखिए, इसके पहले 1828 के पहले जो है कि 1815 में ये आत्मीय सभा की स्थापना की है, और वही जो है कि 1828 में क्या हो गया? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या है? सही है। दूसरा क्या है कि ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। देखिए, ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव किस में था? तो ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव जो कि नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। ठीक है, नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। ये जो कि गांव में और किसानों मजदूरों तक नहीं था। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसमें केवल कौन सा सही है? तो केवल ए सही है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, वाईकोम सत्याग्रह। देखिए, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। खिलाफत आंदोलन, ये जो है कि खिलाफत आंदोलन की बात करें हम तो 1919 से 20 के करीब था खिलाफत आंदोलन। दूसरे वाले की बात पूना समझौता, ये जो है कि आपका कब था? 1931। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है कि 1942, और वाईकोम सत्याग्रह ये 1924-25 के दौरान। ठीक है, तो पहला कौन है? पहला तो हो जाएगा ये 3 नंबर वाला ना। देखिए, नहीं, पहला 19-20, 42, 24-25 और 31। तो पहला होगा कौन सा? खिलाफत आंदोलन, पहला। ठीक है, दूसरा होगा कौन सा? तो दूसरा होगा आपका ये 3 नंबर 1900, नहीं, ये दूसरा होगा। पूना समझौता 1931 में है। ये चौथा होगा ना, ये होगा दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे होगा ये दूसरा, और चौथा नंबर पे ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1,
1324, 1324 हो जाएगा। कौन सा है? 13 नो। देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919-20, ये पहला नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे आपका होगा चौथा वाला, ठीक है, 1423 होगा, 1423 ये होगा, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। देखिए भारत आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका क्रम बताना है। उनका क्रम क्या है? तो देखिए उनका क्रम जो है पहले कौन से आई? तो पहले आई पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद से डच आए, उसके बाद से अंग्रेज आए, उसके बाद से फ्रांसीसी आए। तो ये हो जाएगा कौन सा? 1324, 1324, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस योजना की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस योजना की शुरुआत औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2015 को हुई। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में ये बात की जा रही है, ठीक है। देखिए इस योजना की घोषणा जो है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत जो है कि औपचारिक रूप से कब? 28 अगस्त 2015 नहीं, ये जो है कि 28 अगस्त 2014 को की गई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है कि औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो ये क्या है? दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है? लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइनोफेज। देखिए नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधे पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? लत्ती, लियाना, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो पौधे पर चढ़ती है जो बेल, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लियाना। बी ऑप्शन सही है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और इनसे प्रारंभ तिथियां दी गई हैं। देखिए बात हम करें ग्राम उजाला योजना की, ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ग्राम उजाला योजना ये स्टार्ट किया गया था 19 मार्च 2021 को। सहकार योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 19 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। सहकार मित्र योजना ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2019 को नहीं किया गया था, ये 12 जून 2020 को किया गया था। कब? 12 जून 2020 को। देखिए इसका उद्देश्य क्या था सहकार मित्र योजना का? तो इसका उद्देश्य था कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम तैयार करना। सहकार मित्र योजना का ये मेन उद्देश्य था। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था। तो ये कौन सा इसमें से गलत युग्म है? तो गलत युग्म है आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस मतलब लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। कौन सा हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, मैसूर, राजमुंद्री, कटक। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है शिमला में। गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे।
दूसरा है कि के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। तीसरा है कि पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। एंड डी दिया है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब कि नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए इसमें से गलत कथन का पहचान करना है। देखिए अब तक ये गठित वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी थे। देखिए अगर हम बात करें वित्त आयोग के बारे में तो ये जो है कि अनुच्छेद 280 के तहत जो है कि इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए ये तो पहले वित्त आयोग थे, अभी कौन सा चल रहा है? अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कब से कब तक? तो 2020 से 25 तक। ठीक है, और कौन है आज के डेट में वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो हैं NK सिंह। देखिए के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है थी। बिल्कुल सही है, ये भी पहला भी सही है। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? तो पहली बार जो है कि जून 1980 में नहीं 1990 में जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब कि नीति आयोग की स्थापना की गई। ये किसको रिप्लेस किया? तो ये योजना आयोग को रिप्लेस किया। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या है? गलत है इसमें। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। संघ है उनका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 328 एंड पंचायतें अनुच्छेद 243 क से 243 ड तक। इसमें जो भाग दिए गए और उसके अनुच्छेद से संबंधित गलत युग्म बताना है। देखिए संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। आपात उपबंध के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360 तक बताया गया है। निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 अनुच्छेद 329 तक है, 28 तक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। पंचायतें के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 क से ड तक इसमें इसका बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका? सी ऑप्शन जो है कि ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सही नहीं है? इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरा है कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। एंड तीसरा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एंड चौथा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात की जा रही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा जो है कि मद्रास बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल मतलब ये जो है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास के और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो गवर्नर थे तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये भी सही है। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में जो है कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस इस कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। ये जो है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? सर एलिजा इम्पे। आज की डेट में कौन है हमारे CJI? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। असत्य कथन पहचानिए। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। एंड विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है, जो कि 40 से कम नहीं हो सकती। इसमें से असत्य कथन पहचानना है।
ठीक है। देखिए, विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। कहाँ पे किया जा सकता? तो विधानसभा में। ये भी सही है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्या है? असत्य है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होती है, जो कि 40 से कम नहीं हो सकती। ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? तो सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से गलत युग्म बताइए। देवी बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, चौरसिया नृत्य कुशीनगर। देखिए, जो लोक नृत्य हैं उसमें से गलत युग्म बताना है आपको। देवी लोक नृत्य बुंदेलखंड में, कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड में, नटवरी ये पूर्वांचल की लोक नृत्य हैं, और चौरसिया नृत्य ये कहाँ पे? कुशीनगर में नहीं है। ये कहाँ पे? तो ये जो है कि चौरसिया नृत्य तो जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। तो गलत कौन सा है? डी ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? भूमध्य सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर। तो सबसे गहरा सागर कौन सा है इसमें? तो ये है आपका दक्षिण चीन सागर। देखिए, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा गृहीत की गई है। कहाँ से? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी StudyWithSri25। फेसबुक पे मेरा एक पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UP PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।